Alright. So last class में हम acidic strength हमने complete कर लिया था. So in the last class we have completed acidic strength. So today we are going to start and try to finish up basic strength. So आप सभी heading डालिए. Basic strength. School reopening का news. I have not heard anything. क्या news है बताओ? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना. Anyways, so let's start with basic strength. Start करें. Start करें. Alright. So देखो बेसिक स्ट्रेंथ में हमारा बेसिकली क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, जैसे कि हमारा एसिड स्ट्रेंथ था, इफ Ka इंक्रीजेस आवर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एग्जैक्टली इन द सेम वे बेसिक स्ट्रेंथ के केस में क्या करते हैं, Kb करते हैं. तो अगर Kb इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बताओ. अगर Kb इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस. लेकिन अगर Pkb इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बताओ. करेक्ट, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा. राइट. नाउ बेसिक स्ट्रेंथ इज एक्चुअली मच इजियर इन कंपैरिजन टू एसिडिक स्ट्रेंथ. सिंपली हमें बेसिक स्ट्रेंथ के केस में क्या देखना है कि जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, ओके, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही मेरा वीकर बेस होगा. एज सिंपल एज दैट. बेसिस के केस में एक्सेप्शंस वगैरह नहीं आते हैं. या एटलीस्ट दिस इज मच इजियर. वीकर दी सॉरी स्टेबलर दी एनायन, वीकर द बेस. पहले आप ये चीज नोट कर लो. लिख लिया ना. यहां पर देखो एनायन पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिस डायरेक्टली OH वाले पार्ट को काउंट नहीं कर रहे हैं, या जो चीज OH देता है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम एनायन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एसिड है Ha, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H प्लस देगा एंड A माइनस देगा. राइट. नाउ दिस पार्ट इज एसिड एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं बताओ. अब याद करो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में. करेक्ट. दिस इज आवर कॉन्जुगेट बेस. तो यहाँ पे अब बेस क्या हुआ, यहाँ पे अब बेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. राइट. सो टिपिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस टिपिकली आपके बेसिस जो है वो एनायन होते हैं, या वो जो है आपका कॉन्जुगेट बेस होता है. तो जितना ज्यादा ये स्टेबल हो, जितना ज्यादा ये स्टेबल हो उतना ही ये चीज वीकर होता है. ओके. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये चीज स्ट्रॉन्गर एसिड है तो नेचुरली ये क्या बन जाएगा, ये वीकर बेस बन जाएगा. इज दैट क्लियर. ओके. यहाँ पे हमारा वीकर बेस जो है या स्टेबल एनाइन जो है, दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज एन H प्लस एक्सेप्टर. ओके, नोट कर लो, नोट कर लो. नोट कर लिया, नोट कर लिया. ऑलराइट. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो बेस देते हैं वो स्टेबल होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो बेस देते हैं वो स्टेबल होते हैं. राइट. नाउ देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, या सबसे पहले और एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस ऑफ एनाइन, ये किस चीज पे डिपेंड करता है. देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन और A माइनस. कौन घुस गया भाई, एक सेकंड. निकल गया क्या. ऑलराइट डन. नेक्स्ट देखो. So stability of anion और A minus ये चीज किस पे डिपेंड करते हैं. The first factor is obviously electronegativity. अब देखो आप समझ ही गए हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है तो A माइनस का स्टेबिलिटी भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा. ये सुनो, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान दो,
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस, आराम आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं, ठीक है, तो C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आएगा? ऑब्वियसली F माइनस आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर का मैं अगर ऑर्डर देखूं तो ये ऑर्डर आएगा, पहले देखो। ओके, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो भी क्या आएगा? सेम ऑर्डर ही आएगा। जैसा ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मेरा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है तो बेस क्या कर रहा है? बेस वीकर होता जा रहा है, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड लिखूंगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ओके, तो CH3 माइनस मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा बताओ? करेक्ट, ये चीज जो है ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो CH3 माइनस followed by NH2 minus followed by OH minus followed by F minus. Okay, this is obviously taken in a period. इस चीज को हम इन अ पीरियड काउंट करते हैं। इन अ ग्रुप हम क्या काउंट करते हैं बताओ? इन अ ग्रुप हम क्या देते हैं? करेक्ट साइज। पहले आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। यहाँ तक कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नाउ इन अ ग्रुप हम क्या देखते हैं? वेरी सिंपली साइज। अगर साइज इंक्रीज करता है तो भी मेरा स्टेबिलिटी क्या करता है? स्टेबिलिटी मेरा इंक्रीज करता है। यस और नो? ना अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सेम चीज, अगर मैं सपोज करो लेता हूं OH माइनस एंड SH माइनस, आराम से देखो, अगेन कोई जल्दी नहीं है। तो अगर मैं साइज देखूं, साइज एंड स्टेबिलिटी देखूं, क्योंकि साइज एंड स्टेबिलिटी दोनों इन दिस केस सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं साइज देखूं तो बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन किसका साइज ऑब्वियसली ग्रेटर है? सल्फर का ग्रेटर है। यानी कि मेरा OH माइनस वुड बी लेस स्टेबल देन SH माइनस। ये सुनो, ओके, तो अब लेकिन मेरा बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? इसका उल्टा आ जाएगा। तो मेरा स्ट्रॉन्गर बेस क्या आ गया? OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू SH माइनस। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वाला आप मुझे करके बताओ। राइट, नेक्स्ट वाला फिर आप मुझे करके बताओ। आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये वाला अब आप मुझे करके हो गया? आप मुझे आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग, सबसे पहले हाईएस्ट फिर जाके लोवेस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। या आप मुझे स्टेबिलिटी बता रहे हो या हाई ऑक्स, या फिर आप मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हो? मुझे आप सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, स्टेबिलिटी बस आपको समझाने के लिए था, अब आप मुझे सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ ही बताओ। ओके, देखो वेरी सिंपल, ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस इज इन अ ग्रुप। सो ग्रुप में मेरा स्टेबिलिटी एंड साइज पे डिपेंड करता है, राइट। So F minus is least stable, followed by Cl minus, followed by Br minus, and followed by I minus. I minus is most stable. Most stable तो यही मेरा weakest base हो गया। तो मेरा basic strength का order क्या आ जाएगा? Very simply F minus more than Cl minus, more than Br minus, more than। देखो चेक करो, समझ में आया? Okay, let's take a couple more examples then. Okay, let's take another example. Same चीज, basic strength, try करो। NH2 minus and PH2 minus हो गया?
यहाँ पे देखो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया, दिस इज बेसिकली इन द सेम ग्रुप। तो ग्रुप में हम क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, n/- मोर देन p/-, राइट। maybe let's take one more example. OH minus NH2 minus, बताओ। Yes, OH minus and NH2 minus. Now ये चीज तो ऑब्वियसली along a period है, ये चीज ऑब्वियसली along a period है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, basic strength decreases, okay? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, basic strength decreases। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो चेक करो, देखो चेक करो, समझ में आता है? Clear? All right. So these two are the common important factors. Electronegativity first factor है, basic size जो है वो second factor है. But the other factor that we also have to consider is, अब आप याद करो जब हमारे पास हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज से इंक्रीज होता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से? मैंने आपको बताया था माइनस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। करेक्ट, माइनस को माइनस चाहिए था। सो यानी कि एक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता था बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यानी कि नेचुरली यहां पर मुझे क्या चाहिए होगा, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट, हियर आई वांट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। सो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। देखो कुछ खास डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। सपोज करो कि मुझे फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करना है। अब देखो मैं डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा हूँ, अब मैं और स्टेबिलिटी के थ्रू नहीं जा रहा हूँ। आई एम डायरेक्टली आस्किंग यू फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। ट्राई करो एक बार, फिर ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगा ही। ओके, ट्राई करो, विच शुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेस, फर्स्ट और सेकंड? नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल हियर। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यस और नो? और अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, व्हिच मींस दैट दिस एनाइन इज मोर स्टेबल, यस और नो? तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो इन दैट केस मेरा बेस क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली दिस हियर इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन दिस वन। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। क्या डिपेंड ऑन डबल बॉन्ड, क्या? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस में है तो आपका ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ये वाला ट्राई करो, ऑब्वियसली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये वाला ट्राई करो, यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा? यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस शुड बी, ओके। सो दिस इज 1 2 3। आप सिंपली ये देखो कि इसमें से कौन सा लीस्ट स्टेबलाइज्ड है, जो भी लीस्ट स्टेबलाइज्ड है वही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आएगा। सो इन हियर द लीस्ट स्टेबलाइज्ड इज ऑब्वियसली सेकंड वन, तो सेकंड वाला, तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ में सेकंड वाला जो है वो हाईएस्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ क्या आना चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली मेरा 3 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। चेक करो, राइट। लेट्स ट्राई वन मोर।
ओके, यहाँ पे ऑर्डर बताओ। सेम लॉजिक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सेम लॉजिक। आप हाईएस्ट टू लोएस्ट बताओ। ओके, ऑलवेज टेल मी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ऐसे अगर मैं खुद ही कंफ्यूज रहूंगा कि आप क्या बता रहे हो। सो ऑलवेज टेल मी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पे सबसे पहले मुझे आप बताओ रीजनिंग क्या आएगा। अब याद करो जब हमने कार्बोकैटायन के केस में डिस्कस किया था, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में मोस्ट स्टेबल कौन सा था? करेक्ट, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल था। 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। उसका रीजनिंग क्या था? क्योंकि वहां पे मेरे पास प्लस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। इन केस ऑफ कार्ब एनायन, इन केस ऑफ कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, 1 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस कौन सा हुआ? यही वाला स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस हुआ, फिर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। देखो चेक करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मोर प्लस आई है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ओके, चेक करो, देखो समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? राइट, लेट्स ट्राई वन मोर। इंदर में बता, फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा? कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड? ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गर बेस आएगा। व्हाई? बिकॉज अगर मैं देखूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है, राइट। सो इन दिस केस ऑब्वियसली आई हैव मोर प्लस आई हियर, मोर प्लस आई हियर, तो ये मेरा स्ट्रॉन्गर बेस आएगा। देखो चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट हो गया यहाँ तक? कंप्लीट। फोर्थ वन, क्या फोर्थ वन? कौन से वाले में बोल रहे हो? ये वाला एग्जाम्पल 4? सिंपल सा है ना। आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, देखो O minus part, O minus part, O minus connected to a carbon, O minus connected to a carbon, okay, and then carbon connected to another carbon, so carbon connected to another carbon। ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है? एक ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है। एंड हमेशा अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है? अल्काइल ग्रुप्स हमेशा प्लस आई होते हैं। तो अगर प्लस आई यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अगेन देखो, अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, हम टिपिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, सॉरी, हम टिपिकली नेगेटिव चार्ज के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट नहीं करते हैं। ओके, ऑब्वियसली वी डिड दैट इन एसिडिक स्ट्रेंथ, बट दैट वाज, हमें वहां पे करना पड़ा फॉर वट एवर रीजन। बट यहाँ पे हम टिपिकली प्लस साइज से हमारा काम चल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनायंस। Now, typically, like I said, organic में आपके दो टाइप के bases होते हैं। First is the anion type of bases, and the second is your nitrogenous bases. And this is much more common. Nitrogenous, nitrogenous bases, यानी कि जिसमें कि nitrogen present हो, okay? यानी कि जिसमें कि nitrogen present हो। Now, these are, for our understanding, we can classify this into four categories. The first one is your aliphatic bases. ओके, एलिफैटिक बेसिस यानी कि आपके टिपिकली अमीन्स हो गए, दैट इज योर 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन and your 3 degree amine. Okay, these are all amines, aliphatic bases or aliphatic amines.
The second is your aromatic amines. Okay, aromatic amines जैसे कि आपका aniline हो गया. Okay, जैसे कि आपका aniline हो गया. फिर नेक्स्ट आपका आता है अमीडीन्स. ओके, अमीडीन का स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव अमाइड्स. अमाइड आपका क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू. दिस इज योर अमाइड. नोट करो पहले यहाँ तक. नोट कर लिया? देखो ना, इसके अलावा आपको एक और चीज एंड इम्पोर्टेंटली क्या याद रखना है. इन जनरल, मेरा बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ क्या आएगा इन चार में? इन जनरल माय ऑर्डर विल बी 3. ओके, stronger than 1, stronger than 2, stronger than 4. Amides are always our weakest bases. Okay, in general basic strength is 3, 1, 2, 4. Basically amidine strongest, followed by aliphatic, followed by aromatic, followed by amide. इसका हम रीजनिंग भी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए बस आप इस चीज को नोट करिए. ओके, नोट कर लिया? नोट कर लिया? Amidine strongest. Yes, amidine strongest. Done? All right. Now let's discuss all of them one by one. So पहला वाला हम डिस्कस करेंगे aliphatic amines. Okay. Very simple. Aliphatic amines. रुको हम उस पे आते हैं. So aliphatic amines देखो क्या होता है. Basically these are all amines 1 degree, 2 degree, 3 degree amines, right? So अब देखो, सबसे पहले इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज योर गैसियस स्टेट. इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, बट अभी के लिए आप देखो गैसियस स्टेट. ओके ना, अब देखो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन को. 1 डिग्री अमीन बेसिकली क्या होगा? ये होगा. ओके, 2 डिग्री अमीन वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड 3 डिग्री अमीन would be something like this. Okay, now obviously जितना ज्यादा alkyl groups add होता जा रहा है उतना ही ज्यादा प्लस आई ऐड होता जा रहा है. ये सुनो, फर्स्ट वाले में एक ही मेरे पास आर है, सेकंड वाले में दो है, थर्ड वाले में तीन है. तो नेचुरली अगर मेरा आर ग्रुप्स इंक्रीज कर रहा है तो प्लस आई भी इंक्रीज कर रहा है. एंड अगर प्लस आई इंक्रीज हो रहा है विच इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इन दैट केस माय बेसिक स्ट्रेंथ विल, करेक्ट, इन दैट केस माय बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. सो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लिखूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का, तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बताओ? हाईएस्ट वुड बी, करेक्ट. सो यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, सो इट वुड बी 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री फॉलोड बाय अमोनिया. ऐसा ना, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया को भी ऐड कर दूं, ओके, तो मेरा अमोनिया जो है वो लास्ट में आना चाहिए. ऐसा ना, ओके. एंड यहाँ पे इसका रीजनिंग क्या आया बताओ? यहाँ पे इसका रीजनिंग आया थर्ड डिग्री हैज मैक्सिमम प्लस आई. ओके, देन सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, एंड देन जाके आपका आता है अमोनिया. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? इन गैसियस स्टेट, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ. इन गैसियस स्टेट, ओके, मोर प्लस आई, मोर या rather stronger base. Okay, more plus I तो stronger base. पहले आप फटाफट यहाँ पे कॉपी कर लो.
हाँ वही बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन गैसियस स्टेट। अगर आपका ज्यादा प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। डन। नाउ द सेकंड पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट वाला गैसियस स्टेट में था, द सेकंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर कॉमन। द सेकंड पार्ट इज इन सॉल्यूशन फेज। ओके, इन सॉल्यूशन फेज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो आप सभी। सो सॉल्यूशन फेज में देखो क्या हो रहा है। अगर मेरे पास RNH2 है, ओके लेट्स, मेरे एग्जांपल के लिए फर्स्ट डिग्री ले लो, उससे देखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। नो अब मैंने आपको क्या बताया कि बेस के केस में सब कुछ यहाँ पे किस तरह से एक्ट कर रहा है। इन दिस केस एवरीथिंग इज एक्टिंग एज एन H प्लस एक्सेप्टर। ओके, सो अगर मैं इसमें एक H प्लस ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस बन जाएगा। ये सुनो, ओके सेम चीज विद आपके पास सेकंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो। तो अगर आपके पास लेट्स से सेकंड डिग्री है तो क्या हो जाएगा, R2NH। सेम चीज अगर आप इसमें H प्लस ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, R2NH2 प्लस। एंड सेम थिंग विद थर्ड डिग्री, R3N with an H plus will convert to R3NH plus। देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? सिंपल इनफ, राइट। इसमें तो मैंने कुछ खास किया नहीं है ना। अब देखो अगर मेरे पास ये चीज सोल्यूशन में है, लेट्स ड्रॉ ईच ऑफ देम। सो मेरे पास यहाँ पे है N, ओके यहाँ पे है R। मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H एंड यहाँ पे आएगा H एंड नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। देखो समझ में आ रहा है, ओके ना। अब क्योंकि ये चीज सोल्यूशन में है तो यानी कि मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल्स भी काफी सारे प्रेजेंट होंगे। कैसा लो, काफी सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं ये चीज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास नाइट्रोजन NH, ओके एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर तो H बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये सुनो, H बॉन्डिंग कब होता है, व्हेन वी हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास H बॉन्डिंग पॉसिबल है। सो हियर इट विल फॉर्म एन H बॉन्ड हियर, इट विल फॉर्म एन H बॉन्ड हियर एंड इट विल फॉर्म एन H बॉन्ड हियर। यस और नो? सो एट द बेयर मिनिमम यहाँ पे कितने H बॉन्ड्स बनेंगे बताओ? करेक्ट, एट द बेयर मिनिमम 3 तो बनेंगे, प्लस हो सकता है कि ये नाइट्रोजन भी कहीं एक के साथ H बॉन्ड बनाए। ये सुनो, okay, so this is when we have a 1 degree amine, right? This is when we have a 1 degree amine. So let me draw the others. एक सेकंड को, लेट मी ड्रॉ दी अदर्स एज वेल। सपोज करो कि अब मैं अगर 2 डिग्री बना रहा हूँ, ओके तो मेरा H बॉन्डिंग जो है वो क्लियरली डिक्रीज हो गया। ओके, सो मेरा H बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं एक और बनाऊं, तो मेरा H बॉन्डिंग जो है वो और फर्दर डिक्रीज होता जा रहा है। यस और नो? इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस आई हैड सो मेनी H bonds, in the second case I had lesser, and in the third case I have even lesser H bonds, right? Now अब आप याद करो, अगर H bonding increase होता है तो stability भी क्या करता है बताओ? If H bonding is increasing तो stability भी increase करता है, right? Now यहाँ पर देखो मेरे पास दो opposing factors है, okay? देखो मेरे पास यहाँ पे दो opposing factors क्या क्या है। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ निकालूं, ओके इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ओके इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो अगर मैं सिर्फ प्लस आई को देखूं तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आएगा बताओ? करेक्ट। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्लस आई देखूं तो मेरा 1 डिग्री जो है वो वीकेस्ट आ रहा है, फॉलोड बाय सेकंड डिग्री, एंड थर्ड डिग्री जो है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ H बॉन्डिंग देखूं, ठीक है, तो H बॉन्डिंग अब मेरा मैक्सिमम किस केस में हो रहा है? करेक्ट, तो मेरा 1 डिग्री मैक्सिमम आ रहा है, फिर 2 डिग्री आ रहा है, फिर 3 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी कि मेरे पास यहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो है वो तो काफी ऑपोजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। ये सुनो,
देखो पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो। यस यस, आपको ये तीनों डायग्राम बनाने हैं, आपको ये तीनों डायग्राम बनाने हैं। ओके, सो देखो, चलो ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या पूछा कि एच बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल हुआ तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैसे हुआ? चलो ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ना यहाँ पे आपको क्या समझना है, स्टेबल हुआ क्या है? स्टेबल ये चीज हुआ है, ओके, दिस हियर हैज बिकम स्टेबल, ओके, दिस थिंग हियर इज स्टेबल, ऑलराइट। ना यहाँ पे देखो क्या क्या, यहाँ पे इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया, ओके, समथिंग X has accepted an H plus and formed HX plus, okay, so ये क्या हुआ? ये तो एसिड हुआ ना, ओके, और ये क्या हुआ? ये बेस हुआ, ओके, so if this is becoming stable, okay, और if this is becoming weak, तो ये क्या बन रहा होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, समझ में आया? आप चाहे तो इस चीज को नोट कर लो एक और बार। देखो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी जो बता रहे हैं वो हमने किसका बताया? वो तुमने इस स्पीशीज का बताया ना, वो तो जब इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, हम उस चीज का बता रहे हैं, राइट, हम तो इस चीज का बता रहे हैं। सो अब अगर ये स्टेबल हो गया तो ये जो है ये तो वीक पोर्शन हो गया, और अगर ये वीक पोर्शन हो गया तो ये तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन हुआ ना, ओके, तो बेस तो मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्लियर? सो द एसिड पार्ट हियर इज वीक, तो बेस पार्ट तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नोट कर लो, ओके। सो एज पर So as per I minus, my third degree should be strongest, but as per H bonding, my 1 degree should be strongest. How 3 degree has highest plus I? 3 degree के पास highest plus I होगा क्योंकि उसके पास 3 alkyl groups है, alkyl groups increase होते हैं तो plus I increase होता है, ओके okay? यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी का। सो यहाँ पर देखो फिर एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन हुआ है, अब आप इस चीज को नोट कर लो। So experimentally it was determined that the basic strength in solution, important, the basic strength in solution follows the order 2 degree followed by 3 degree followed by 1 degree, नोट कर लो इस चीज को। So this is very important कि आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है then we will understand it as solution, yes, as solution। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा सॉल्यूशन ही अज्यूम करोगे। अगर गैसियस स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो मेंशन करेगा कि इन गैसियस स्टेट व्हाट इज द ऑर्डर। कुछ नहीं दिया हुआ है तो विल अज्यूम सॉल्यूशन, एंड ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन दिया हुआ ही है तब तो अंडरस्टूड ही है, राइट। इन दिस केस योर ऑर्डर इज 2 3 एंड 1। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, ओके, exception is when R is methyl, okay, when R is methyl, in that case हमारा ऑर्डर आता है 2 1 3, नोट कर लो पहले आप, okay, exception is when R is methyl, in that case it is 2 1 3। पहले आप फटाफट इसको नोट कर लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्वियसली इसके बाद जाके अमोनिया आएगा, एंड इसके बाद जाके अमोनिया हर बार लास्ट में आता है। experimentally it was determined, experimentally it was determined बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है 2 3 1 एंड अमोनिया। नोट कर लिया, नोट कर लिया, ऑलराइट। नाउ व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन, ध्यान दो। सो व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया, एक्सेप्शन भी सभी ने कॉपी कर लिया,
अभी पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी कर ले यहाँ तक। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो। देखो आप इस चीज को कैसे समझोगे, वेरी सिंपली। सपोज करो मेरे पास फॉर एग्जांपल है, मेरे पास है नाइट्रोजन ETH, ET NH2, ET twice NH, ET thrice N, and NH3. This is A, this is B, this is C, this is D. This is example number 1. Example number 2, let's say BU, butyl NH. This is butyl NH2, butyl twice NH, butyl thrice NH, sorry, अब और NH नहीं आएगा, and NH3. Example 3, Me NH2, Me twice NH. फटाफट पहले आप ये कॉपी कर लो, Me thrice N and NH3. Okay, A B C D, सारे A B C D. All right. Now ध्यान दो। सपोज कर अगर मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, सो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, यानी कि मैं यहाँ पे कौन सा फेज अज्यूम करूंगा बताओ। इफ नथिंग हैज बीन गिवन टू मी, करेक्ट, आई विल ऑलवेज अज्यूम सॉल्यूशन फेज। इफ नथिंग इज गिवन, वी विल अज्यूम सॉल्यूशन फेज। नाउ सॉल्यूशन फेज में मैंने आपको ऑर्डर क्या बताया बताओ। सॉल्यूशन फेज में आवर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर वाज करेक्ट, 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री फॉलोड बाय अमोनिया। ना अब देखो, अब आप देख के मुझे बता सकते हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अब कौन सा आएगा आउट ऑफ A B C D, करेक्ट। तो अब वेरी सिंपली मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय, करेक्ट, फॉलोड बाय C आ जाएगा, फॉलोड बाय A आ जाएगा, फॉलोड बाय B आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपली फॉलोइंग 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन, ओके। सिमिलरली अब आप मुझे सेकंड वाला भी बता सकते हो, बताओ सेकंड वाले में भी क्या ऑर्डर आएगा, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर ही आ जाएगा, राइट। तो सेकंड वाले में भी मेरा बेसिकली क्या रहेगा, B C A D, ओके, फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल। थर्ड वाले में क्या आएगा बताओ। थर्ड वाले में, थर्ड वाला इज एन एक्सेप्शन, राइट। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर R आपका मिथाइल है, इफ ऑल ऑफ दोस आर मिथाइल, देन इट फॉर्म्स एन एक्सेप्शन। सो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या आता है, 2 1 3 आता है, ओके, यहाँ पे मेरा ऑर्डर 2 1 3 आता है। तो यहाँ पे माय ऑर्डर वुड बी B फॉलोड बाय A फॉलोड बाय C फॉलोड बाय D। इज दैट क्लियर? ओके, फॉलोइंग 2 1 3 H3, कॉपी कर लो। Is that clear to everyone? Now, this is by default in solution, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप सोल्यूशन समझोगे। लेकिन अगर इंस्टेड मैंने आपको गैसियस स्टेट बोला होता, ओके, लेट्स अज्यूम दैट ऑल 3 आर इन गैसियस स्टेट, तो आप मुझे फर्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ, सिर्फ फर्स्ट वाले का बताओ, बाकी सारे तो सेम ही होंगे। सिर्फ अगर गैसियस स्टेट होता तो क्या आता, करेक्ट, अगर गैसियस स्टेट होता तो हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, दैट इज CBA फॉलोड बाय। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? आगे बढ़े। Alright. Now, there is also another factor that we have to keep in mind. There is also another factor that we have to keep in mind. That is your electronegativity. Okay. The other factor that we also have to keep in mind, few type of questions में आ जाता है, is our electronegativity. अब देखो एग्जाम्पल ही पता है कि sp3 का electronegativity is minimum. Okay. Followed by sp2, followed by sp. Okay. Now, why is this important? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ क्या करता होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता होगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ना देखो ये चीज आपका कहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैव लेट्स से CH3 CH2 NH2, okay, and let's say I have CH3 CH double bond NH, and let's say I have CH3 C
H और नहीं आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके ना, अब देखो यहाँ पे हर केस में नाइट्रोजन एक बेस के तरह किस तरह से बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और हर केस में नाइट्रोजन इज एबल टू एक्ट एज अ बेस और इज एबल टू एक्ट एज एन H+ एक्सेप्टर बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके नाउ यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्वियसली ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके हियर नाइट्रोजन इज sp3, हियर इट इज sp2 and here it is sp। yes or no? okay so अब तो देखो मुझे प्रैक्टिकली आंसर दिख ही गया है, राइट? अब तो मुझे प्रैक्टिकली आंसर दिख गया है। सो इन दिस केस मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ओके सो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैक्सिमम किस में है, थर्ड वाले में मैक्सिमम है। ठीक है, थर्ड वाले में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। राइट सो अगर मैं इसको लेट्स से ए बी सी, तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी लेस देन सी। तो और अगर मैं इसको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्रीज करूं तो ए मोर देन बी मोर देन सी। इज दैट क्लियर? कंप्लीट हुआ यहाँ तक? ऑलराइट, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। ओके ट्राई करो ना। आपको एक चीज क्या याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि मेरा नाइट्रोजन पे उसका लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। अगर नाइट्रोजन पे उसका लोन पेयर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर उसका लोन पेयर खुद ही बिजी है तो वो इट कैन नॉट एक्ट एज अ गुड बेस। ओके मैंने आपको लॉजिक दे दिया है, आप एक बार ट्राई करो, अभी एक्सप्लेन तो ऑब्वियसली बताइए, आप एक बार खुद से ट्राई करो। चलो आई हैव रिसीव्ड वन आंसर बी सी ए, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर बी सी ए। लोन पेयर शुड बी अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन, बस इतना सही पॉइंट है। लोन पेयर अगर अवेलेबल है तो वो H+ वो दे सकता है, लोन पेयर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं दे सकता। चेक करें, देखो इट्स वेरी सिंपल, देखो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वाले में बताओ लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है नाइट्रोजन पे, क्यों नहीं है बताओ? फर्स्ट वाले में लोन पेयर अवेलेबल क्यों नहीं है? वेरी गुड। ओके फर्स्ट वाले में एक्चुअल में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यानी कि ये लोन पेयर जो है ये तो इसके साथ पार्टिसिपेट करने में ज्यादा बिजी है, राइट? सो विच इज वाई जो भी एक एक्सटर्नल H+ है उसको तो ये अपना लोन पेयर उतना इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दिस लोन पेयर इज आल्सो इन रेजोनेंस विद दिस पार्ट हियर, राइट? सो अब ऑटोमेटिकली इसका तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो काफी डिक्रीज कर जाएगा, राइट? सो आई हैव टू नाउ चेक बिटवीन दीज एंड दीज। अब इनका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड तो नहीं है, इनका लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे ही रहने वाला है, राइट? नाउ दिस इज बेसिकली माय sp3 एंड दिस इज माय sp2। ओके सो आउट ऑफ B एंड C व्हिच वन वुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेस? करेक्ट, तो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, फॉलोड बाय C आ जाएगा, फॉलोड बाय A आ जाएगा। ठीक है, एंड A मेरा वीकेस्ट क्यों हुआ? A इज वीकेस्ट as lone pair is not available
as lone pair is not available. As lone pair is not available. ओके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, द बेसिक आइडिया इज कि क्या लोन पेयर अवेलेबल है या क्या लोन पेयर अवेलेबल नहीं। ये वाला सभी को, हाँ सी में तो लोन पेयर है, ऑब्वियसली लोन पेयर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दिस इज नॉट बेंजीन, जो मैंने दिया है वैसा ही है, राइट, जो मैंने दिया वैसा ही है। यहाँ पे आप सोचो क्या लॉजिक मुझे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करना पड़ेगा? क्या लॉजिक यूज किया मुझे बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन हम यहाँ पे नहीं देखते। हाँ चलो ठीक है, मतलब बेसिकली डिग्री हो गया। हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली आपने डिग्री देखा, करेक्ट। सो देखो अगर मैं इसको डिग्री में सॉर्ट करूं तो ए वाला कौन सा डिग्री आएगा बताओ, कौन सा डिग्री अमीन आएगा? करेक्ट, दिस इज सेकंड डिग्री अमीन। बी कौन सा आएगा? करेक्ट, दिस इज थर्ड डिग्री अमीन। एंड सी कौन सा आएगा? दिस इज वन डिग्री अमीन। एंड हमें आंसर तो पता ही है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो वी विल अज्यूम सोल्यूशन, राइट। कुछ भी नहीं दिया गया तो वी विल अज्यूम सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन के केस में देखो हमारा क्या होता है, 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। सो वेरी सिंपली ए देन बी देन सी। ओके, वेरी सिंपली 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट वाले में देखो, लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस। जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करो। So I have one answer, D, E, B, A, C. All right. I have another C, D, E, B, A. All right.
या आप मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहे हो या किसका बता रहे हो? मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर चाहिए। ओके, E, A, C and obviously option D आपको पता ही है। चेक करें या आपको 1 मिनट और चाहिए? एक मिनट और चाहिए, चलो ठीक है। हो गया, चेक करें। आई हैव अदर ऑप्शन, चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ई बी डी ए सी, चलो चेक करते हैं। लेट्स सी। सो पहले चलो हम यहाँ पे सारे फैक्टर्स देख लेते हैं। राइट, लेट्स लुक एट ईच वन एंड लेट्स लुक कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। राइट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो डी लोकलाइजेशन हो रहा है। राइट, इन द फर्स्ट केस ऑब्वियसली वी हैव रेजोनेंस। ओके, एंड रेजोनेंस की वजह से मेरा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। राइट, नाउ हियर देयर इज नो रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है, बट यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस और नो? ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है। एंड सी में एक एक कंपैरिजन में रेजोनेंस कम है या ज्यादा है? ऑब्वियसली और भी ज्यादा है। राइट, यहाँ पर तो रेजोनेंस और भी ज्यादा है। नाउ एंड इन दिस केस देयर इज नो सच फैक्टर। ये सिंपली क्या है, ये तो सिंपली मेरा 1 डिग्री है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आई सी नो सच फैक्टर, यहाँ ये भी सिंपली मेरा क्या है, 2 डिग्री है। पहले देखो यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, ना अब अगर मैं इतना देखूं तो हम चलो वीकेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीकेस्ट। सो क्लियरली मेरा वीकेस्ट कौन सा आ जाएगा? करेक्ट, मेरा वीकेस्ट जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी के जस्ट पहले कौन सा आएगा? करेक्ट, सी के जस्ट पहले मेरा ए आएगा। देखो यहां तक पहले समझ में आया क्या? ठीक है ना, इसके इसके अलावा देखो ये sp2 है, ये sp3 है, ये भी मेरा sp3 है। ओके, सो क्लियरली अब ए के पहले क्या आ जाएगा? करेक्ट, ए के पहले मेरा बी आ जाएगा। नाउ आई हैव टू डिसाइड बिटवीन डी एंड ई। दिस इज सेकेंड डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। सो बिटवीन डी एंड ई कौन सा स्ट्रॉन्गर आएगा? करेक्ट, ई मेरा स्ट्रॉन्गर आ जाएगा। सो ई फॉलोड बाय डी। आई थिंक वन ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर। ई बी डी, हाँ ये उल्टा कर दिया। देखो चेक करो। सो यहाँ पे आपका आंसर नहीं चाहिए। देखो चेक करो। इज दैट क्लियर? क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, ई बी डी होना चाहिए। ई बी डी होना चाहिए कैसे? ये सेकेंड डिग्री है एंड sp3 है। ये आपका sp2 है ना, तो sp3 इज स्ट्रॉन्गर देन sp2। हाउ b इज sp2? नालायक, यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है? क्योंकि ये sp3 हुआ ना, sp3 इज मोर देन sp2। ऑप्शन वन कैसे जीते? यहाँ पे डी और इंटरचेंज हो गया ना, बाकी सब ठीक था, बट डी और इंटरचेंज हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री से लेस क्यों? 1 डिग्री 2 डिग्री से लेस क्यों भाई? तुमको कितनी बार लिखाया जाएगा? 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री। तो वही तो लिखा मैंने। E2 डिग्री तो है। क्लियर हुआ? अच्छा, आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। इन केस ऑफ डी एंड बी, यहाँ पे द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके,
नेक्स्ट देखो, सो अगर सपोज फॉर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया गया, वैसे नहीं होता है, सी इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन अ केस बाय केस मैटर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सारे फैक्टर्स एक साथ दे दिए, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, दिस इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। एक्स जो है आपका 1 डिग्री है, एक्स आपका 1 डिग्री है, वाई आपका 3 डिग्री है, एंड जेड जो है वो आपका 2 डिग्री है। सो वेरी सिंपल, सो 2 3 1। ओके, ये ऑर्डर हमारा फॉलो होता है। तो देखो क्या ऑर्डर आ जाएगा, जेड फॉलोड बाई वाई फॉलोड बाई एक्स। देखो समझ में आएगा, क्लियर? ओके, लेट्स टेक अनदर, कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया। हेलो, लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ट्राई करो ना। यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है, या यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हेन डिग्री इज सेम, when degree is same, okay, cyclic amines are stronger bases than acyclic amines. Okay, basic strength. Cyclic amines are stronger than acyclic amines. Reason is compact structure. बहुत ही रैंडम सा रीजन है, बस आप इसको याद रखिए। रीजन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो अब आप बताओ बिटवीन ए एंड बी मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ऑब्वियसली ए मोर देन बी। डन, डन। नेक्स्ट देखो, this is called as pyridine, this is called as pyrrole। ओके, ए बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? कौन सा होगा वाला? सो देखो, दिस इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, क्या वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? करेक्ट, यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। Here the nitrogen lone pair is not in conjugation, whereas यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर the lone pair has to be in conjugation, तभी जाके ये कंपाउंड मेरा aromatic आएगा। Yes or no?
ओके, आप याद करो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो इन दिस केस द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाज 6 बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस. हमने इस चीज को काउंट नहीं किया था, बट हियर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वर 6. व्हाई? बिकॉज दिस एंड ये दोनों. तो यानी कि इसका लोन पेयर जो है दैट इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड इन मेकिंग दिस एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर. यस और नो? ओके, इसका लोन पेयर तो कंप्लीटली बिजी है कि भाई वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना पाए. सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एन एडिशनल H प्लस. यस और नो? ओके, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एन एडिशनल H प्लस. तो यानी कि मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वेरी सिंपली क्या देगा, A मोर देन. ओके, आप इसका रीजन लिख सकते हो कि इन केस ऑफ ए लोन पेयर इज नॉट इन कॉन्जुगेशन. Lone pair is not in conjugation, hence available. यहाँ पे lone pair is in conjugation. Lone pair is in conjugation to form aromatic, या to give aromatic character. To give aromatic character, hence unavailable. नोट कर लो. नोट कर लिया. नोट कर लिया. ये वाला अनअवेलेबल है. ये वाला अनअवेलेबल है क्योंकि ये तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है ना. ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ कंप्लीटली अनअवेलेबल है. If a lone pair is being used to give aromatic character, then that is completely unavailable. ओके, या फिर चलो आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो. ओके, वी कैन आल्सो लुक एट इट फ्रॉम अनदर वे कि यहाँ पर देखो इन केस ऑफ पिरीडीन, यहाँ पे इसका लोन पेयर है. अगर मैं इसमें एक H प्लस ऐड करता हूँ तो ठीक है, इफेक्टिवली ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इफेक्टिवली इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, NH प्लस. ओके, अभी भी ये जो है दिस इज स्टिल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. दिस इज स्टिल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी रेजोनेंस में है. लेकिन अगर मैं इसको करूं, ओके, अगर मैं इसमें एक H प्लस ऐड कर दूं, ओके, तो अब तो ये यहाँ पे एरोमेटिक था, बट अब ये क्या बन गया बताओ. ये तो मेरा नॉन एरोमेटिक बन गया. ये मेरा नॉन एरोमेटिक देखो कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताओ, sp3 आ गया. और sp3 आते ही हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी एक बार sp3 आ गया यानी कि ऑटोमेटिकली वो चीज नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आने का. ठीक है, सो ये चीज एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल. इज दैट क्लियर? अभी हो गया.
थोड़ा नीचे, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक हो गया। डन। अब तक तो हो गया होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ट्राई करो। ट्राई करो दोनों। तो देखो हम यहाँ पे फैक्टर्स चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर, एंड यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट वाले में बताओ क्या मेरा लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है, या क्या मेरा लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है? नहीं है। ओके, यहाँ पे मेरा लोन पेयर जो है वो एज इट इज नाइट्रोजन पर ही प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, यहाँ पे बताओ क्या मेरा लोन पेयर रेजोनेंस में है या कॉन्जुगेशन में है? ये सुनो, वापस सोचो। यहाँ पे मेरा लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है। ओके, हियर NH2 इज अ प्लस M ग्रुप, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। राइट, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो लोन पेयर की जरूरत ही है, तभी जाके मेरा ये कंपाउंड एरोमेटिक बन पाएगा। ओके, सो हियर देयर इज नो रेजोनेंस। ओके, यहाँ पर आपका रेजोनेंस है, एंड यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस है। राइट, नाउ बिटवीन बी एंड सी इन विच केस, ध्यान दो, between B and C in which case is the lone pair more utilized, या किस केस में ज्यादा कॉन्जुगेशन में है? between B and C, obviously C में completely used up है। हाँ, C में completely used up है, क्योंकि उसके बिना तो aromatic character ही नहीं आ सकता। yes or no? ओके, बी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बी में दिस इज ऑलरेडी एरोमेटिक, ये तो बस एक एडिशनल है। बट सी में तो बिना इसके लोन पेयर के ये एरोमेटिक बन ही नहीं सकता। ओके, सो यानी कि इसका लोन पेयर तो कंप्लीटली अनअवेलेबल है। राइट, नाउ अब देखो हम कर सकते हैं। सो मेरा ऑब्वियसली वीकेस्ट कौन सा आ गया? वीकेस्ट करेक्ट, मेरा सी आ गया। सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद मेरा बी आएगा, एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या आ गया? इज दैट क्लियर? क्या ए रेजोनेंस भी लोन पेयर प्रेजेंट होने में ओवरऑल एरोमेटिक होने से देखो, द पॉइंट इज कि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो इसके पास तो इसका लोन पेयर फुल टाइम अवेलेबल है, इसके पास पार्ट टाइम अवेलेबल है, इसके पास अवेलेबल ही नहीं। ओके, यहाँ पे द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लोन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन और नॉट?
ओके ये वाला आप बताओ, दिस इज बेसिकली सेम एज दिस। ओके ये और ये जो है सेम है, बस ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर है और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है। तब आपको देखो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा बताओ। दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम, क्या ऑर्डर आएगा बताओ। करेक्ट, सबसे पहले हमारा वाई आएगा, फिर क्या आएगा एक्स आएगा, लास्ट में क्या आएगा जेड आएगा। देखो चेक, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो यू नीड टू रिवाइज अप टू हियर, we will continue right from here in the next class। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है बेसिक स्ट्रेंथ, we will cover that in the next class। That's it for today, thank you class।